नकली ईयरफोन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। वैभवी एक बार फिर परिचर्चा लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित है। मुद्दा चाहे जो भी हो, हमारी कोशिश यही होती है कि हर मुद्दे पर हम बात करें, हर मुद्दे पर हम जागरूकता फैलाएं और हर मुद्दे को इस तरीके से हम पेश करें जिससे हम लोगों की मदद कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम पिछले 1.5 साल से परिचर्चा लेकर आ रहे हैं। अलग अलग विषयों पे हमने बात की। हमारे साथ कुछ जाने चेहरे भी हैं, कुछ अनजाने चेहरे भी हैं आज की परिचर्चा में। और परिचर्चा को शुरू करने से पहले अपने आगंतुक जो हमारे अतिथि हैं उनका स्वागत करने से पहले, उनका अभिनंदन करने से पहले हम कुछ क्षण के लिए मौन रखते हैं, क्योंकि हम यातायात पर बात कर रहे हैं। बेशक हम सड़क पर बात कर रहे हैं आज यातायात के लिए, लेकिन जो ट्रेन दुर्घटना हुई है उन तमाम यात्रियों के लिए एक संवेदना मन में रखते हुए, जो बालासोर ट्रेन दुर्घटना हुई है उसमें हम मौन धारण करते हैं कुछ क्षण के लिए और जाने वाले को हम एक श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, यातायात चाहे जो भी हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। यातायात चाहे जो भी हो, चाहे वो वायुयान यात्रा हो, चाहे वो रेल यात्रा हो, चाहे वो सड़क यात्रा हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये कहावत है और ये कहावत चरितार्थ होती है, क्योंकि जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, अगर हम आबादी के अनुसार बात करें तो इतने सारे अ, घरों में बहुत सारी गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है या यातायात बाधित होता है। इस विषय को हमने इसीलिए चुना, बहुत गंभीर विषय मुझे लगता है, और गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे समाज से अ, अपने अपने क्षेत्र में उम्दा काम करने वाले उम्दा अतिथि को हम लेकर आए हैं आज के कार्यक्रम में। तमाम श्रोतागण का मैं अभिनंदन बाद में करूंगी, और पहले मैं अपनी अतिथि जिन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया, सबसे पहले मैं संतोष जी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। संतोष जी, आप ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर हैं थैंक और यू। आपका इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है, क्योंकि अगर आप इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ती, तो हम उन तमाम थैंक बातों पर हम गौर नहीं कर पाते जो ज़रूरी है हमारे जो टीनेजर हैं उनके लिए, हम जैसे पैदल चलने वालों के लिए या गाड़ियाँ जो चलाते हैं, किस तरीके से ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, क्योंकि बहुत विकट परिस्थितियाँ धीरे-धीरे उत्पन्न होती जा रही हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ रागनी जी जुड़ गई हैं, रागनी सिंह जी, जो कि 30 हजारी में अधिवक्ता हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और कृतिका नमस्कार। शुक्ला जी के बिहाफ में ये आई हैं, क्योंकि कृतिका जी की तबीयत खराब हो गई थी, और रागिनी जी, हमारा पटल और हमारी पूरी टीम हृदय से आपका आभार व्यक्त करती है। इतने कम समय के में आप हमारे साथ जुड़ी हैं कार्यक्रम से, और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और चूंकि ट्रैफिक रूल और जो सजा है वो सब कानून के दांवपेच रागनी जी हमसे शेयर करेंगी। हमारे साथ जी। संतोष संप्रीति जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मेरी बहुत प्यारी सखी भी हैं, साथ ही बहुत बढ़िया
गाड़ी चलाती हैं, रूल का पालन करती हैं। मैं इनकी गाड़ी में कई बार बैठ चुकी हूँ। उसके बाद आप बहुत अच्छी कवित्री हैं, शिक्षिका हैं, आप संपादिका हैं, तो बहुत सारे रोल निभा रही हैं और तहे दिल से मैं आप सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। और जिस यातायात की हम बात कर रहे हैं, यातायात सुरक्षा हमारा दायित्व, क्योंकि हम हमेशा ये कहते फिरते हैं कि सरकार देखती नहीं, सरकार क्या करेगी, हर चीज हम दूसरों पर थोपते हैं। हमारा अपना भी कोई दायित्व है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी के तहत आज हम बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पटल के उस पार जरा चलें। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा हमेशा की तरह हमसे जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर ममता झा रुद्रांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे साथ डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सारे डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। संतोष जी, कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले कुछ डाटा मेरे पास आया है, जरा उस पर हम गौर करते हैं, उसके बाद इस परिचर्चा को हम सुचारू रूप से चलाएंगे। 2021 के सर्वे के अनुसार जो सड़क हादसे हुए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सड़क हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और इस विषय को हमने इसीलिए चुना क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे किसी जानने वाले के साथ भी ऐसा हुआ। और जो ट्रक ड्राइवर होता है, वो ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो रात के समय ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से होती है। और अगर सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें कुछ कैद नहीं होता। रागिनी जी, ये सारा मुद्दा आपके पास आएगा, क्योंकि जब हम लॉ की बात करते हैं, जब हम कानून की बात करते हैं, तो फिर किस तरीके से हम किसी की मदद कर सके। तो और ट्रक ड्राइवर कुचल कर चला जाता है और बेधड़क अपनी जिंदगी जीता है, उसका ज़मीर क्या कहता है, या ये तो खैर एक अलग मुद्दा है कि किसी का ज़मीर क्या कहता है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। 4,03,116 सड़क हादसे हुए 2021 में। 2020 में हुए 3,54,796 सड़क हादसे और 48,320 से ज्यादा, मतलब और अधिक बढ़ गए। मृतकों की संख्या 1,33,201 की तुलना में 1,55,622 पर पहुंची है। ये सिर्फ एक आंकड़े हैं, इससे और अदर बहुत कुछ हुआ होगा जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, और बहुत ही भयावह स्थिति है कि हर साल लगभग 1.5 लाख लोग भारत की सड़कों पर मरते हैं, जो औसतन 1130 दुर्घटनाएं होती हैं और 422 मौतें रोज हो रही हैं। ये बड़े दुखद परिस्थिति है इस वक्त। एक छोटा सा आंकड़ा, क्योंकि समय ज्यादा मुझे नहीं लेना है, आंकड़े बहुत सारे इकट्ठे हैं, उतना अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन ये एक गंभीर मुद्दा है, यातायात को किस तरह सुचारू रूप से हम चलाए रखें। संतोष जी, आपके पास, चूंकि आप ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर हैं, आपके पास हम पहुंचेंगे। उससे पहले संतोष, जो कि एक खुद संतोष संप्रीति, दो संतोष यहाँ मौजूद हैं हमारे पटल पर, थोड़ी कंफ्यूजन ना हो जाए। नितिन जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत करती हूँ। रेणु सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सखी। गाड़ी चलाती हैं आप, कई सालों से आप चला रही हैं, आपकी कार है, और ट्रैफिक रूल का पालन आप बहुत अच्छे से करती हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन जो परेशानी अगर ट्रैफिक के दौरान आपको हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि उसको आप शेयर करें, ताकि जो ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर यहाँ मौजूद हैं वो हमारे कौतूहल को शांत करें, क्योंकि आपकी जवाबदेही आज बढ़ने वाली है। संतोष जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर परिचर्चा आयोजित की। तो अपनी छोटी बहन विभा राज बैबी को मैं दिली साधुवाद देती हूँ और अनेक मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों और परिचर्चा में शामिल होने वाले विशिष्ट वक्ताओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पटल के उस पार जो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, दर्शक दीर्घा में जो जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ।
विभा जी, आपने प्रश्न पूछा कि मैं कई सालों से गाड़ी चला रही हूँ। बिल्कुल, मैं शुरू करती हूँ कि 2002 से मैंने गाड़ी संतो संतोष जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जैसे ही संतोष जी आती हैं, हम इस प्रश्न को उनसे हम आगे बढ़ाएँगे। आ गई हैं। ये नेटवर्क कभी भी परेशान कर सकता है। जी, 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 संतोष जी। जी। हाँ, हाँ। जी, 2002 से गाड़ी चलाने जी। सीखी थी और मेरे लिए सबसे पहले परेशानी तो यही आई क्योंकि मैं जिस ग्रामीण परिवेश में रहती हूँ, वहाँ घूंघट प्रथा है और जब एक गाँव की बहू गाड़ी चलाना सीखती है, तो सबसे पहली समस्या यही थी कि घूंघट कैसे निकालेंगी। तो एक मैंने अवरोध वहाँ पर फेस किया क्योंकि घूंघट तो फिर हटाना ही था जब आप गाड़ी चला रही हैं। और जब मैंने गाड़ी सीखी तो एक मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि जिस संस्था ने मुझे गाड़ी सिखाई A1 मोटर्स यहाँ मुनीर का डीडी फ्लैट्स में है, तो वो भैया जब गाड़ी सिखाते थे उनके ऊपर बोर्ड नहीं लगा होता था। तो मैंने एक बार उनको टोक दिया कि आपने ऐसे क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आप लर्निंग स्टेज में हैं और आप बेहतर तरीके से गाड़ी सीखना चाहती हैं तो आपकी बेहतरी इसी में है कि वो ना लगाएं, नहीं तो आपको एज अ लर्नर समझकर लोग दूर दूर भागेंगे। और उस समय मुझे वो इतनी साधारण बात लगी, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि जो आज मैं इतनी सफाई से गाड़ी चला लेती हूँ, उसके पीछे वो भी एक कारण है कि आपके जो ट्रेनर हैं, वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ और कितनी सावधानी से और कितनी बारीकी से आपको गाड़ी चलाना सिखाती हैं। तो आज मैं A1 मोटर्स को भी साधुवाद देती हूँ। और इसके अलावा सड़कों पर जब संतोष हम जी, एक प्रश्न आपके प्रश्न के साथ एक प्रश्न मैं और जोड़ देती हूँ, उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। कहते हैं कि महिलाएँ ज़्यादा दुर्घटना करती हैं, तो उस बारे में आपका क्या ख़्याल है? यस कहते हैं कि महिलाएं जब सड़क पर गाड़ी चलाती हैं तो लोग दूर दूर भागने लग जाते हैं, ऐसा लोगों को लगता होगा, लेकिन मैं अपने साथ इसे नहीं मानती। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी कि जब भी जो लोग मेरे साथ गाड़ी में बैठते हैं और मेरे पतिदेव के साथ भी गाड़ी में बैठे हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि हमें संप्रीति के साथ ज्यादा सहज महसूस होता है। तो इस बात में मुझे ये लगता है कि मैं उनसे बेहतर गाड़ी चला लेती हूँ। और इसके अलावा ये है कि जब आप सड़क पर चलते हैं तो महिला होने के नाते एक समस्या जो मैंने फेस की कि कभी भी अगर आपने किसी पुरुष ड्राइवर को क्रॉस करके अपने आप गाड़ी आगे लेके चली गई है, तो मैंने देखा कई बार इतनी ईगो हर्ट होती थी कि वो ओवर स्पीड करके और मुझे आगे क्रॉस करके जाते थे। और तब मुझे बड़ी हंसी भी आती थी कि हम किस समाज में जी रहे हैं कि एक महिला जो चालक है वो उसकी गाड़ी से आगे नहीं जानी चाहिए। तो खैर हमें तो कोई पीछा नहीं करना था क्योंकि हम अपने नियमों पर खरे चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बेहतर तरीके से सड़क पर वाहन चला सकते हैं। और देखिए एक जो बात अभी विभा जी कह रही थी कि दुर्घटनाएं महिलाओं से अक्सर होती हैं। मैं अपने परम पिता को नमन करते हुए ये कहना चाहूंगी कि 2002 से 2023 है 21 सालों की मेरी यात्रा है और मैंने कई प्रकार की गाड़ियां चलाई हैं और दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां मैंने वाहन नहीं चलाया हो। इसके अलावा आप मथुरा की बात कर लीजिए, आप प्रयागराज की बात कर लीजिए, कुंभ मेले की, आप चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, यानी आसपास के और राजस्थान जयपुर की बात कर लीजिए। आसपास के राज्यों में भी मैं महिला होने के बाद भी 10-10, 12-12 घंटे गाड़ी चला कर लेकर गई और मेरी वजह से तो आज तक किसी को हानि पहुंची नहीं है और मुझे भी नहीं पहुंची। इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि मैं ये भी बात मानती हूँ कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें अपने से पहले दूसरे की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। एक हमारे परिचित हैं जो अभी रिटायर हो चुके हैं हरियाणा रोडवेज से, तो वो अक्सर कहा करते थे कि संतोष जी ऐसा होता है कि हम सेफ्टी से चल रहे हैं लेकिन सामने वाला कई बार गलती कर देता है, उसकी गलती से फिर हम भी फंस जाते हैं। तो इसलिए हमारी यह दोहरी जिम्मेदारी है कि पहले हम सामने वाले को बचा कर चले और फिर इसके बाद हम अपना बचाव करें। तो मुझे लगता है कि वो धारणा कहीं न कहीं मेरे दिमाग में भी बैठी हुई थी और जिसका मैंने पूरी तरह से पालन किया और कभी भी मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ओवर स्पीड में गाड़ी चला दी है या मैं जिग-जैग गाड़ी चला रही हूँ
या मैं ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर देती हूँ, या किसी ने मुझे ओवरटेक कर दिया है महिला होने के नाते, ये तो मैंने खूब फेस करती हूँ आज भी। जबकि मैं आर के पुरम जैसे पोश इलाके में रहती हूँ, उसके बाद भी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कभी इन सब चीजों को दिल पर नहीं लगाया, और अपनी सुरक्षा को और सड़क पर चलने वाले हर उस यात्री को, चाहे वो वाहन में चल रहा है चाहे वो पैदल चलने वाला है, सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने वाहन चलाया। बहुत बढ़िया संतोष समृति जी, बहुत खूबसूरत बात। और वाकई महिलाएं हमेशा दुर्घटना ग्रसित नहीं करती हैं लोगों को, ये आपने साबित किया है। और बात, एक प्रश्न आया है दर्शक दीर्घा में कि जेब्रा क्रॉसिंग करते वक्त एक ड्रिंक किए हुए व्यक्ति ने उनको टक्कर मारी और वो काफी टाइम तक बेड पे थे। तो इस तरह की भी परिस्थितियां आती हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव का जो सारा कुछ सिस्टम चल रहा है, ये भी बड़ा दुखद है। संतोष जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ट्रैफिक है क्या, ट्रैफिक रूल क्या है, और ट्रैफिक रूल को फॉलो क्यों करना चाहिए। और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमको देख या सुन रहे हैं, जरूर मुझे इस बात का इल्म है कि उनको भी और मुझे भी और बाकी लोगों को भी बहुत सारी ऐसे रूल रेगुलेशंस होंगे जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है। और रागनी जी, आपसे प्रश्न मेरा संतोष जी के बाद ये रहेगा, आप भी तैयार रहे, कि जब भी हम किसी को दुर्घटना ग्रसित होते हुए देखते हैं, हम वहां से भाग जाते हैं। जो आम पब्लिक है वो आगे बढ़कर मदद नहीं करती है। उसके पीछे एक बड़ा कारण अब थोड़ी सी इसमें मानसिकता लोगों की बदली है, लेकिन पुलिस के डर से या कागजी कार्रवाई के डर से हो सकता है इस तरह की बातें होती हैं। एज अ लॉयर आप क्या कहेंगी। लेकिन संतोष जी, आपके पास आते हैं। पूरा अ, जो आप रोज ट्रेनिंग दिया करती हैं, उसको आज खंगालने का वक्त आ गया है ऑनलाइन। और तमाम श्रोता सुधि से, मतलब मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक मुहिम हमने चलाई है यातायात को सुधारने की, और जो ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर हमसे जुड़ी हैं उनकी बात लोगों तक पहुंच सके। रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और संतोष जी, अब आपके हवाले मंच, और आप अपनी बात रखें, स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी जितने भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और इस पेज पे भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। आपने ये अवसर दिया कि मैं अपने विचार जो हम रोजाना जिंदगी में अपनी नौकरी के तहत लोगों को दे रहे हैं एजुकेशन, उसको हम आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाहेंगे। जैसे कि हमारे साथ जो दूसरी मैम है संतोष जी, है ना, उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल दिया कि महिलाएं स्कूटर चला सकती हैं, कार चला सकती हैं, और उनका अपना एक एक्सपीरियंस है कि जब भी वो गाड़ी चलाती हैं तो उनकी लाइफ में अभी तक ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ कि उनको कभी ऐसा महसूस हो कि वो कभी महिला होने के कारण गाड़ी अच्छे से नहीं चला सकती। बहुत ही अच्छा है मैडम का एग्जाम्पल रहेगा हमारे को, जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को वहां पर भी बताने के लिए। तो थैंक यू मैम, अपना सभी अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट चीजें हमें बताने के लिए। चलिए अब इस सेशन को थोड़ा सा और ट्रैफिक की तरफ ले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी, वैसे मैम करा चुके हैं। मेरा नाम संतोष है, आई एम फ्रॉम ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क। मैं पिछले 2014 से दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम पे कार्य कर रहे हैं, जिसका मेन मोटिव है लोगों को एजुकेट करना सड़क सुरक्षा के बारे में। अब जैसा कि मेरा विषय है सड़क सुरक्षा, है ना, तो हम जो सड़क सुरक्षा की बात करते हैं वो ना केवल वाहन चालकों की बात करते हैं, बल्कि सड़क को जो भी किसी भी रूप में इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो आपका 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 60 साल के बुजुर्ग हो, किसी भी रूप में अगर कोई व्यक्ति रोड को इस्तेमाल कर रहा है तो वो रोड यूजर है, और उसकी सेफ्टी की जानकारी उसे होनी चाहिए कि किन किन तरीकों को अपनाकर वो अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। तो बिल्कुल चलिए इसी बिल्कुल विषय पे बिल्कुल। आगे बात करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें सड़क नियम होते क्या हैं जी। और ये क्यों बनाए जाते हैं। सड़क के प्रति समझ का विकास। जब भी कोई व्यक्ति सड़क को इस्तेमाल कर रहा है तो उसे पहले ये चीज जानकारी होनी चाहिए
कि जब भी वो पेडेस्ट्रियन के रूप में यानी कि एक पैदल व्यक्ति के रूप में रोड को क्रॉस कर रहा है तो वो किन किन तरीकों को अपनाकर रोड क्रॉस कर सकता है। अब मेरा एक माइनस पॉइंट है कि मैं हमेशा ना जो हमारा सेशन होता है वो दो तरफा होता है तो मजा आता है। क्यों संतोष जी? क्योंकि अगर मैं किताबी ज्ञान की तरह ऐसे पढ़ते रहूंगी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे मैंने मिरर रखा हुआ है, सामने मेरी फोटो दिख रही है और फटाफट से मैं बोलते चले जाऊंगी। ठीक है जी रागनी जी? जी सहमत। तो रागनी जी, मैम बिल्कुल मुझे बिल्कुल। आपसे भी उम्मीद है एक वकील के नाते अलग और एक जनरल पब्लिक के अकॉर्डिंगली एक चीज अलग। ठीक है, तो आप सभी रेडी हैं मेरे साथ रोड सेफ्टी की यात्रा के लिए? संतोष जी, जी मैम। एक बहुत अच्छा सुझाव आया है, मैं जरूर पढ़ना चाहती हूँ। संजय जी लिखते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं से कम एक्सीडेंट, मतलब महिलाएं कम एक्सीडेंट करती हैं। तो संजय जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ सारी महिलाएं एकत्रित हैं। संजय जी, मान बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी संतोष जी, आप अपनी बात रखें। संजय जी बहुत अच्छा लगा आपने अपना ये फीडबैक दिया कि फीमेल्स एक्सीडेंट कम करती हैं। चलिए इसका भी एक रेशो है, ऐसा क्यों है? हम अप्रिशिएट तो कर रहे हैं कि फीमेल के अकॉर्डिंगली प्लीज इसको महिलाओं से अनुरोध है, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा क्योंकि हम पिछले कई सालों से रोड सेफ्टी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। वैसे बहुत अच्छी बात है कि लोग ये अनुभव करते हैं कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं कम करती हैं, लेकिन अगर हम इसको सड़क सुरक्षा से जोड़कर देखें तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि सड़क पर चलने वालों की संख्या में 4 में से 3 महिला नहीं होती हैं, 4 में से 1 महिला है। तो रोड पे महिलाओं का परसेंटेज ही कम है, तो एक्सीडेंट भी कम होगा। आई एम राइट और रॉन्ग? यस। है ना? तो अगर आप रेड लाइट पे 5 मिनट खड़े होकर देखेंगे तो 100 में से केवल 5% महिलाएं व्हीकल चलाती हैं। तो पहला कारण यह है कि सड़क पर हादसे होते हैं महिलाओं के कारण कम, क्योंकि 3 में से एक्सीडेंट में मरने वालों में 4 में से 3 पुरुष प्रधान। क्लियर है हो गई मेरी बात? प्लीज महिलाओं से अनुरोध है इस पे वो ना करें, लेकिन मेरा कार्य ऐसा है कि मुझे बताना पड़ेगा सभी चीजों को, क्योंकि हमारे बिल्कुल। देश में ज्यादातर जो है व्हीकल को अगर यूज करते हैं तो वो पुश यूज। ठीक है, अब हर फील्ड में महिलाएं धीरे धीरे आगे आने लगी हैं। यही कारण है कि जब वो रोड पे चलती है तो वो अपना प्रदर्शन वहां पर भी बहुत अच्छे से निभाती करती है और निभाती, क्योंकि एक महिला, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और देनी चाहूंगी कि मैं जहां पर कार्यरत हूँ वहां पर हम महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट टू व्हीलर की ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसका मेन मोटिव ये है कि महिलाएं रोड पर दिन प्रतिदिन अपना परसेंटेज बढ़ाएं। क्योंकि जब महिलाएं रोड पर निकलती हैं तो जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैम है ही, संतोष मैम ने जैसे मुझे बताया कि जब वो गाड़ी चलाई उनके में उनसे कभी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। तो यही कारण है कि हम लोग ये चाहते हैं दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कि जितने भी घर हैं उनमें कम से कम एक महिला ड्राइवर घर में आ जाए। कि जिस बहुत सुंदर। प्रकार एक न्यूट्रिशन की जानकारी एक महिला को देने के बाद हम ये सोचा करते हैं कि उस परिवार के बच्चों को एक न्यूट्रिशन की पूरी नॉलेज पहुंच सकती है, क्योंकि महिला एक रोमांचक तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से खाने को भी गंदे से खाने को भी, गंदे इन द सेंस टिंडे, तोरई, ये सब चीजें जो बच्चे नहीं पसंद करते, लेकिन अगर उसी की जानकारी अगर हम फीमेल्स को देते हैं तो वो बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करके बच्चों को खिला सकते हैं। यही कारण है कि हम महिलाओं को एजुकेट करते हैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस के साथ साथ टू व्हीलर की ट्रेनिंग हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ साथ वहां पर ना केवल महिलाओं को सिखाया जाता है, वहां पर फर्स्ट क्लास यानी कि 3 से 4 साल के बच्चों को भी रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। जैसे कि इस प्रोग्राम के शुरुआत में वेबजी जी ने बताया, सड़क के जो आंकड़े हैं दुर्घटना के वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। उसी पर अगर हम थोड़ी सी रोशनी डालें, मैम ने पूरा बताया था कि आप जब रोड पे चलते हैं कि ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आंकड़ों से हटकर अगर हम एक दिन, एक घंटे और एक मिनट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि शायद हम और अच्छे से इसको ध्यान दे पाएंगे। अगर बीच में अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये मत सोचिएगा क्या करें, हम आदत से मजबूर है मैम, हम तो बस स्टार्ट होते हैं तो रोकने का बटन नहीं आता है।
बीच में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ रोकने का लीजिएगा। बटन मेरे पास है संतोष जी, वो मैं आपको रोकूंगी जब मुझे रोकना यस होगा। मैम। क्योंकि आज की कोऑर्डिनेटर मैं हूँ, आप तो ट्रैफिक की हो, इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर मैं हूँ, तो वो कमान मेरे हाथ में है, लेकिन आप अपनी महत्वपूर्ण जानकारी जरूर दें। एक प्रश्न और भी आया है कि क्या ट्रैफिक जैम को हम रोक सकते हैं, उसके बारे में भी आप जरूर कुछ बताएं और आप कंटिन्यू करें। देखिए, ट्रैफिक जाम को अगर रोकना है तो सबसे पहले ट्रैफिक की नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक 5वीं क्लास के बच्चे, एक फर्स्ट क्लास के बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं सड़क सुरक्षा से। उसका कारण यह है कि जब बच्चे बड़े हों, टू व्हीलर से लेकर व्हीलर से लेके पेडेस्ट्रियन के रूप में भी उसको जानकारी होनी चाहिए कि सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है। सड़क सुरक्षा अगर हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों को लगता है कि सड़क किस चीज की। मैं कुछ दिखाना चाहूंगी। संतोष मैम एक बीच में है, आप काफी समय से गाड़ी चला रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको? जी ठीक है, लाइसेंस है आपके पास? जी आप आराम से दिखाइए, मैंने जूम कर दिया आपको। संतोष जी, आप काफी समय से गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस भी है, तो मैं एक एक्सपीरियंस होल्डर है आप, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो रोड मार्किंग आपको रोड पे दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब है? इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आज के जो श्रोतागण हैं उनको कुछ ऐसी नॉलेज भी दी जाए जो हमें डेली बेसिस पे हम रोड पे देखते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें जानते हैं? कि जैसा कि अभी एक क्वेश्चन आया था, सड़क पे जेब्रा क्रॉसिंग पे चलते हुए या ट्रैफिक को जाम होने से कैसे रोका जा सकता है, तो बात आती है सड़क के नियमों की। तो प्लीज संतोष मैम एक बार बताइएगा, ये जो रोड मार्किंग है क्या आप इससे अवगत हैं? इसमें तो संतोष जी मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन मैं बस वो जो लेन हमारी बनी होती है, वाइट पट्टी जो बनी होती है, उसमें ये है कि हमें अपनी लेन में ही चलना चाहिए। इसके बारे ये में तो वाली? मुझे हाँ जी, ये तो हाँ, ये हमारी जो रोड के ऊपर बनी होती है, अपनी-अपनी लेन में वाहन चलाएँ, हाँ, ये वाली लाइन है। लेकिन पीली पट्टी के ओके। बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और कोई हमारे श्रोतागण में से हो जो इसके बारे में नॉलेज रखता हो और वो हमसे शेयर करना चाहे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम जब भी रोड पे चलते हैं, संतोष जी ये देखिए कि हम 2002 से 2014 से या फिर हमने कल से शुरू किया है चलना, लेकिन जिस हुँ, रोड पर हम चल रहे हैं, जिस रोड की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी ही नहीं है हम, और हमें काफी हुँ, समय हो चुका है रोड पे चलते समय। देख रहे हैं आप, हुँ, ये वो रोड है जहां पर सबसे ज्यादा दुर्घटना होती हैं, जो कि शुरुआत में ही बताया गया था कि ट्रक वाले एक्सीडेंट करते हैं नाइट में दौरान। इसका मतलब है डिवाइडर। ठीक है मैम, तो जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी चलाने की सोचता है तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपना लर्निंग लाइसेंस अच्छे ईमानदारी से प्राप्त करे। ठीक है, क्योंकि रोड जब भी हम चलते हैं तो कुछ सड़क नियम बनाए गए हैं जो कि हर एज ग्रुप संतोष के जी अकॉर्डिंगली आपके अलग है। प्रश्न का उत्तर आया है। संतोष जी, दर्शक यस देखा कि यस, आपके प्रश्न का उत्तर आया है। पीली पट्टी बिल्कुल मेन बिल्कुल। रोड डिवाइडर होता है जिसको क्रॉस नहीं करना होता है। संजय जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड। इट मीन संजय जी बहुत सतर्कता बरतते हुए रोड पे चलते हैं। बहुत अच्छा लगा संजय जी, मैंने पहले ही कहा था कि हमारा जो सेशन है वो दो तरफा होता है, तो प्रोग्राम करने का मजा भी दूसरा होता है ना? तो बहुत अच्छा लगा। यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिएगा आप लोग। अब सेकेंड चीज, रोड पे चलते समय जो एक्सीडेंट्स के नंबर्स बताए गए हैं, आपको मालूम है एक दिन में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, एक घंटे में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, और एक मिनट या 3 मिनट के अंदर एक एक्सीडेंट? 414 लोग मारे जाते हैं हर दिन इंडिया के अंदर। 17 लोग मारे जाते हैं हर घंटे के अंदर। एक घंटे के अंदर जितनी देर में हमारा प्रोग्राम होगा उतनी देर में इस इंडिया के अंदर सड़क हादसे में लोग मारे जाते हैं 17। और जितनी देर में हमने एक दूसरे का परिचय लिया, नाम जाना, है ना, उतनी देर में हर तीसरे से चौथे मिनट में एक व्यक्ति सड़क हादसे में मारा जाता है। और उसका कारण है या तो हमारी गलती या सामने वाले की गलती। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि हम अपनी गलती नहीं मानते,
हम हमेशा कहते हैं कि वो हमें मार गया। क्या मैं यहाँ सही हूँ? बिल्कुल सही और है। इसका मुख्य कारण ये है कि रोड पे जब भी लोग चल रहे हैं तो आधी अधूरी जानकारी लेकर चल रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम अपनी फैमिली से शुरुआत करें, अपने से शुरुआत करें। तो सड़क के प्रति हमारा सुझाव या रुझान कैसा है जब हम एक पैदल व्यक्ति के रूप में रोड को इस्तेमाल करते हैं? पहला, जैसा कि संतोष मैम ने बताया था कि मैं बहुत ही जिम्मेदारी से वाहन चलाती हूँ। तो कोई भी व्यक्ति जो टू व्हीलर वाहन के रूप में या फोर व्हीलर, चार पहिया वाहन पर जब भी चलता है तो उसका सड़क के प्रति उसका समझ कैसी है। हमारा ये जो सेशन रहता है, जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसका मूल कारण ही यही है कि हम लोगों की जो विकास, सड़क के प्रति समझ का विकास कर सकें। जी संतोष जी, अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि जरा रागिनी जी से हम बात करें, रागिनी जी से रूबरू हो, क्योंकि सड़क के बारे में थोड़ी चर्चा हो गई और सड़क को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए वो भी आना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर में कोई सामान खरीद कर लाते हैं उसका भी इस्तेमाल करना हम सीखते हैं, तो सड़क पर चलने के लिए भी अपने एक रूपरेखा है, एक गाइडलाइन है जो आपने बताया इस कार्यक्रम के माध्यम से। और तमाम दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हैं, जो महानुभाव उपस्थित हैं, सुरेंद्र शर्मा सागर जी जो हमारे पटल के मुख्य सलाहकार हैं जुड़ गए हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं जो कि हमारे पटल की संयोजिका है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे साथ कवि लाला राम जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, सभी का स्वागत करती हूँ। रेणु जी लगातार जुड़ी हुई हैं और इन्होंने लिखा है कि बहुत ही सनसनीखेज जानकारी है ये, तो संतोष जी बहुत साधुवाद आपको। रागिनी जी, जब भी दुर्घटनाएं घटती हैं तो सबसे पहले लोग जो साथ में चल रहे होते हैं वो अपना पिंड छुड़ा के भाग जाते हैं। फर्स्ट एड नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट से उतने लोग नहीं मरते जितने फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें चिलचिलाती धूप में अगर एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो इस तरह के जो हादसे होते हैं, तो एक वकील होने के नाते आपके पिटारे में मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा क्या है जिससे जैसे कई बार डर जाते हैं लोग, जैसे कि संतोष काफी सालों से गाड़ी चला रही हैं, तो एक डर का भाव होता है मन में कि अगर हम इसकी मदद करने गए कहीं हम ही ना फंस जाए, तो इस वजह से लोग भाग जाते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, लॉ किस प्रकार दूसरे लोगों की हेल्प करे जिससे संवेदनाएं और बढ़े, क्योंकि संवेदनहीन होते जा रहे हैं लोग, तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप जानकारी दें। सबसे पहले तो नमस्कार, हिंदी साहित्य संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अतिथि के रूप में बुलाने के लिए। मेरी सारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। और इतनी अच्छी सुंदर सुशील, मतलब मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बहनें जो घर में एक अच्छी मतलब पत्नी हैं, अच्छी बेटी हैं, अच्छी बहनें हैं, वो सुचारू रूप से घर को चलाने के साथ साथ कैसे समाज को चला रही हैं, कैसे घर को चला रही हैं, और किस तरीके से अभी मेरी बहन बोल रही थी कि वो गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाती हैं, तो सुन के बड़ी खुशी हुई। एक मेरी बहन है जो ट्रैफिक रूल के बारे में लोगों को कोऑर्डिनेशन करके बताती है कि किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही हैं वो। और वैभवी जी बैठी हुई हैं जो इतने सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, इतने सुंदर सहज शब्दों का चयन करके जो लोगों तक पहुंच रहे हैं। अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी 3 चीजें होती हैं, सुंदर, सरल और सहज। तो वो तीनों चीजें वैभवी जी आप बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, बड़े सहज तरीके से कर रही हैं कि जो लोगों तक बातें पहुंच रही हैं और बड़े इजी वे में कर रही हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपनी बहनों को आगे बढ़ते देखती हूँ किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, कि हम महिला, खासतौर से भारतीय नारी, जितनी पारंगत घर चलाने में होती है, वो किसी भी क्षेत्र में चली जाए, किसी भी फील्ड में चली जाए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको भारतीय नारी अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। ऐसे तो मैं सभी महिलाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की मिट्टी में, भारत की महिलाओं में ऐसी शक्ति होती है जिससे वो किसी भी काम को अगर उनको हैंडओवर कर दिया जाए तो उसको बड़ी तरीके से, बड़ी सुंदरता से और बहुत जिम्मेवारी के साथ करती हैं। अब मैं आपके प्रश्न पे आती हूँ कि आपने कहा
कि यदि कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो लोग उसको देख के भाग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लोगों की मानसिकता ये रही है, पहले जब रोड एक्सीडेंट होते थे उसमें जो पुलिस की भूमिका होती थी वो बहुत अभी भी है। पुलिस की भूमिका बड़ी ऐसी रही है, मतलब मैं शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ। पुलिस को हमेशा संदेह की दृष्टि में रखते हैं। वो जो हेल्प करता है उसको सबसे ज्यादा वो लोग तंग करते हैं। तो वो इस बखेड़े से बचने के लिए व्यक्ति चाहता है कि सामने वाले की मदद करे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को साइड कर लेता है कि अरे तुम्हें कोर्ट आना पड़ेगा, तुम्हें गवाही। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने एक्सीडेंट कर दिया सामने वाले व्यक्ति ने, और एक व्यक्ति ने जाके उसकी गवाही दे दी, तो उसके ऊपर ऐसा दबाव बनाया जाता है कि तुम्हें बार बार कचहरी आना पड़ेगा, गवाहियां देनी पड़ेंगी, फिर तुम सोच लेना। तो हर आज के टाइम में इंसान के पास पैसा है लेकिन समय का अभाव, सबसे ज्यादा समय का अभाव, क्योंकि दिन पे दिन हम डिजिटल तो हो रहे हैं, हम जुड़ तो रहे हैं नेटवर्क, लेकिन हमारे पास धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है। चाहे वो समय परिवार को देना हो, अपने व्यवसाय को देना हो, अपने काम को देना है, तो समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और हम उस अपने इंपॉर्टेंट टाइम को कोर्ट कचहरी के चक्करों में फजूल ना लगाकर सोचते छोड़ो यार इसकी मदद ना करो, लेकिन इस वजह से क्या होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई अपाहिज हो जाता है, किसी का घर खराब हो जाता है, तो लोग असंवेदनशील तो पिछले कुछ सालों में हुए हैं, लोगों के अंदर संवेदनाएं खत्म हुई हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहूंगी कि यदि किसी का एक्सीडेंट होता है तो प्लीज उसकी मदद करें। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जो आपको परेशान किया जाएगा। अगर आप कभी आएंगे तो आपको एक बार गवाही के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है नेग्लिजेंस की वजह से होता है, आदमी मर भी जाता है, उसको इजीली, जिसने एक्सीडेंट किया होता है उसकी बेल हो जाती है, उसको थाने तक नहीं जाता है, उसकी इजीली बेल हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है। तो जो बर्बरतापूर्ण एक्सीडेंट होते हैं, मतलब बड़ी गलत तरीके से होते हैं, लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं या रात में अपना चल रहे हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो किसी तरीके का कोई ऐसा नशा करते हैं जिससे उनकी आंख ना लगे, तो उनकी आंखें तो खुली रहती हैं लेकिन माइंड सुन हो जाता है, दिमाग सुन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई आ, सामने से कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई गाड़ी आ जाती है या कहीं ब्रेक लगाना होता है, वो नहीं लगता है, एक्सीडेंट हो जाता है। चलिए उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, अब कोई कैसे कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को मद्यपान करके नशे करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ दूसरों की जान खतरे में नहीं है, आपकी खुद की भी जान खतरे में। आपका खुद का परिवार है, आपके खुद के घर में लोग हैं। जब आप सुबह घर से निकलते हो तो शाम को आपके आने की प्रतीक्षा करते हैं, घर में वेट करते हैं। तो सड़कों पे जब भी निकलें सावधानी से निकलें, क्योंकि एक लाइन आपने कही थी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये लोग पढ़ते तो हैं लेकिन इसको समझते नहीं है। एक लाइन में बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। मैंने 2 बार खुद ड्राइविंग सीखी, लेकिन मैं अभी भी डर जाती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझसे किसी का कुछ नुकसान ना हो जाए। मेरा तो होगा वो होगा, लेकिन मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो। तो मैंने ड्राइविंग सीखने के बावजूद भी कभी आज तक ड्राइव करने की कोशिश नहीं की। मुझे अभी भी बहुत डर लगता है, मैं ड्राइव नहीं करती हूँ। तो मैं यही कहूंगी कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी की हेल्प करेगा, उसको परेशान करेगा। प्लीज, अगर कोई दुर्घटना घट हो जाती है आपकी आंखों के सामने और सामने वाले व्यक्ति को फर्स्ट एड की आवश्यकता है, उसको पहले 100 नंबर पे कॉल करें, पुलिस की सहायता लें। अब तो 112 नंबर हो गया है, पुलिस को सहायता कॉल करें, लेकिन पुलिस के आने का वेट ना करें कि जब वो आएगी तभी इसको लेके जाएंगे। उसको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाए जिससे उसका प्राथमिक उपचार शुरू हो, कम से कम उसकी जान तो बचेगी। अरे किसी की जान बच गई, किसी का घर बच गया, न जाने उसके सहारे कितने परिवार, कितने पेट पल रहे हैं, उनका भरण पोषण होगा। तो आप एक अच्छा काम तो कर रहे हैं, तो कम से कम लोगों को अपने आप को, अंदर जो मानवता धीरे धीरे मर रही है उसको जगाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि यदि आप किसी की मदद करेंगे तो आपको कोई भी कानून तंग नहीं करेगा। रागिनी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब इस तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं तो क्या अगर सरकारी अस्पताल आसपास ना हो, क्योंकि ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पैसों की वजह से भी लोग झिझक जाते हैं कि अगर हम फर्स्ट एड देंगे तो हमारे जेब से पैसे खर्चेंगे। तो सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में ये प्रावधान है कि दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति है उसकी ट्रीटमेंट हो सके? देखिए आजकल अधिकतर सभी लोगों का मेडिकल क्लेम होता ही है, अधिकतर लोगों का होता है, और जिन लोगों का नहीं होता है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनका नहीं है, उनको तो सरकार की इतनी नीतियां, इतनी पॉलिसी चल रही हैं। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और वो
जीवन और मृत्यु के बीच में फंसा हुआ है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो उसकी डोर को जोड़ने के लिए प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का मुंह ना देखें। हालांकि जो ये प्रोसेस होता है कि जैसे सरकारी में जाएंगे, फिर मतलब एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके लिए सरकारी में ले जाते हैं, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, तो अधिकतर लोग सरकारी में। हमारे साथ में भी ऐसा हादसा हुआ था, मैं नहीं थी, हमारे घर में भी हुआ था, तो मैंने भी यही कहा था कि पहले गवर्नमेंट में ले जाओ, क्योंकि फिर उसकी रिपोर्ट्स, क्योंकि प्राइवेट वालों की रिपोर्ट्स बहुत लोग नहीं मानते हैं। लेकिन इन सब चीजों पे ना जाओ, ये बाद की बातें हैं, सबसे जरूरी है सामने वाले की जान बचाना। अभी तो सरकार ने इतनी योजनाएं निकाली हुई हैं, इतनी पॉलिसी निकाली हुई है कि उसके तहत लोगों को अधिकतर बीमा, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको ईएसआई हॉस्पिटल की सुविधा मिल जाती है। और मेरे ख्याल आयुष्मान भारत की भी सरकार ने निकाली हुई, जिसमें 5 लाख तक का कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, लोग मेडिकल क्लेम्स लेते हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कराते हैं। मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अपना इंश्योरेंस ना हो। छोटे से तो छोटा व्यक्ति, चाहे वो रागिनी छोटा भी इंश्योरेंस रा, कराता है, लेकिन कराता है। जी रागिनी जी, क्या पुलिस की जो मतलब पुलिस का जो काम है, जैसे हॉस्पिटल में हम लेकर गए और वहां पर जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो डॉक्टर्स ये तो ना, ये कानून है कि डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि पहले आप, पुलिस केस है तो आप पहले पुलिस को बुलाइए तब हम हाथ लगाएंगे, क्योंकि कई बार पेशेंट की जान इस वजह से भी चली जाती है। सड़क दुर्घटना से ग्रसित जब कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल तक पहुंचता है तो डॉक्टर और जो हॉस्पिटल का जो एक अपना एनवायरनमेंट है, वो ये कहते हैं कि उनकी अपनी रूल रेगुलेशन है जो भी है, लेकिन इंसानियत क्या कहता है कि आप इंसानियत। पुलिस का इंतजार जी, करें या आपको ट्रीटमेंट देनी चाहिए, और देखिए कानून क्या कहता है? पुलिस का इंतजार तो मुझे नहीं लगता करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ गया है कि जहां उसका जीवन और मृत्यु वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी अस्पतालों में अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति पहुंच जा रहा है, एक तो वो खुद ही दुर्घटना का शिकार हुआ है, वो खुद, उसके मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, किस तरीके की नेगेटिविटी भरी हुई है। और जब हमें हॉस्पिटल में जाके नर्सों का और डॉक्टर्स का सहयोग नहीं मिलता है, तो आदमी पुलिस को बुलाओ, ये मतलब कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता की तरफ इशारा करते हैं। जबकि नर्स, डॉक्टर तो हमारे कहते हैं भगवान होते हैं, वो हेल्प करते हैं, वो लोगों को जीवन दान देते हैं। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं, मैं अपना निजी अनुभव बता रही हूँ कि जब इस तरीके की घटना मेरे घर में घटित हुई और मैं अपने घर से बहुत दूर थी, हजारों किलोमीटर दूर थी, और उस व्यक्ति को जब वहां ले जाया गया तो उसके खून बह रहा है और वो छोटा सा बच्चा है, और वहां पे कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, बच्चे का इतना ब्लड निकल गया, और उसके बाद में कहते हैं कि तुमने कौन सा नशा किया है, दारू पी है या मतलब क्या नशा करके आए हो। एक छोटा बच्चा, मतलब जो मतलब किसी उसका शिकार हो गया है, दुर्घटना का शिकार हो गया है, उसको बजाय सहायता करने के उसको ये पूछा जा रहा है कौन सा नशा करके आए हो। फिर वो बच्चा बड़ा शार्प था, उसने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो बनाई और बोला मैं फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ, आप मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, और जब मेरा टेस्ट होगा तो मुझे पता, आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा नशा किया है, और आप सब। फिर उसके बाद उसकी वीडियो को डिलीट कराया जाता है, फिर उसका उपचार कराया जाता है। तो इस तरीके से लोगों के अंदर इंसानियत दिन प्रतिदिन मरती चली जा रही है। और सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल है कि लोग सरकारी अस्पताल के नाम से दूर भागते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में अगर आप अपने किसी परिवार को दिखाने ले जा रहे हैं, कोई अचानक से कोई हादसा हो गया है, तो सबसे पहले तो लाइन लगाने के लिए आपके पास एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो रात के 2 बजे से लाइन लगाए। अब जिस घर में सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति हैं, अब ये बताओ उसके घर में लाइन कौन लगाएगा, पर्ची कौन कटाएगा, एक व्यक्ति ओपीडी में लेके जाएगा, दूसरा व्यक्ति मेडिसिन लेने जाएगा, तीसरा, मतलब उसमें भी इतनी सारी फॉर्मेलिटीज है। अगर किसी के पास अटेंडेंट नहीं है, एक ही व्यक्ति है, अब वो मरीज को संभालेगा, वो बाकी की चीजों को करेगा, तो थोड़ा सा चीजों को इजी करना चाहिए। सरकारी अस्पताल, मतलब सरकार को थोड़े ऐसे संस्थान, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स भी खोलने चाहिए जिसमें लोग इजीली जाके अपना इलाज कराएं। और कम से कम जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, चलो ठीक है, इंसान अपनी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, रागिनी जी, मेडिकल क्लेम्स वगैरह लेते हैं सरकारी जी। लॉ में प्रावधान है, हाँ संतोष जी, आपके आपके पास में आती हूँ। लॉ में क्या कोई प्रावधान है जिससे अगर फर्स्ट एड देने से हॉस्पिटल मना करे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सके, क्योंकि ये जी बहुत बिल्कुल, गंभीर मुद्दा है। जी बिल्कुल हो सकती है। कोई भी हॉस्पिटल किसी को फर्स्ट एड करने से मना नहीं कर सकता है, ये उसका अधिकार है। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए कोई भी, हम अस्पतालों में ऐसे तो जाते नहीं है, तो उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्यवाही होती है और होनी भी चाहिए। और हमको इस मुहिम को और तेज करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आप अगर किसी का, कोई किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो बिना संकोच के
बिना कुछ सोचे समझे उसको नजदीकी अस्पताल में ले जाएं, उसका प्राथमिक इलाज कराएं। ये ना देखें इसे प्राइवेट में ले जाना है, सरकारी में ले जाना है, पुलिस आएगी तब इसका कोई समाधान होगा जिससे सामने वाले व्यक्ति की जान बचाई जाए। अब कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल किसी भी प्राथमिक उपचार के लिए मना नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बात रागिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और संतोष समप्रीति जी दो दो भूमिकाओं में है, पटल के इस पार पटल के उस पार, उनके संदेश भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और संतोष समप्रीति भी कुछ कहने वाली हैं और कुछ पूछना चाहती हैं। संतोष जी, आप क्या पूछना चाह रही थी? बारी बारी से हम आते हैं। संतोष जी, आप क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि बात अभी इंसानियत की कर रही थी मैम ने, जैसे रागिनी मैम ने कहा। मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूंगी। मेरा ब्रदर है मुझसे छोटा। 5 जनवरी 2023 की घटना है कि वो खेतों की तरफ जा रहा था, धुंध थी और सामने से बाइक आ गई। बाइक पर 3 लोग थे और इधर मेरा भाई स्कूटी चला रहा था। आमने सामने, थोड़ा सा कर्व था, ब्लाइंड कट कह सकते हैं, आमने सामने टक्कर हो गई। आप सोचिए, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद तीनों वो पड़ गए रोड पे, और साइड में खेत भी थे, रोड भी इतना बड़ा नहीं कह सकती मैं, और मेरा भाई भी पड़ गया। उसके बाद वो चारों बेहोश हो गए हैं, वहां बेहोश पड़े हैं। और उसी समय कोई पास के गांव से पति पत्नी जा रहे थे, वैन में जा रहे थे। उन्होंने, दोनों ने मिलके उन चारों को उठाया है और नजदीक ही जीटी रोड पे हमारा छोटा सा अस्पताल, मिनी अस्पताल कह सकते हैं, वहां उनको लेके गई हैं। वो जो 3 लोग थे उनमें से एक को होश आ गया, दूसरा भी ठीक ठाक ही था, पता चल गया। लेकिन जो तीसरे वाला था, जो चला रहा था लड़का बाइक, जो कि नाबालिग भी था, उसको होश नहीं आया था, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग उसकी हो गई थी। और इधर मेरे भाई को भी होश नहीं आया था। मेरे भाई को 5 घंटे के बाद जब होश आता है, तब डॉक्टर ने भी जो ट्रीटमेंट दिया, मैं उनको भी थैंक्स करती हूँ। 5 घंटे के बाद मेरे ब्रदर को होश आता है, तब डॉक्टर ने पूछा है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। और ईश्वर की दया है कि उनका ब्रेन ठीक काम कर रहा था। भाई ने जब पता वगैरह दिया, फोन नंबर दिए, तब हमारे घर वालों को जाके पता चला। तो मैं कहूंगी कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। अगर वो शख्स वहां से उन चारों को नहीं उठाता तो शायद पता नहीं किसके साथ क्या घटना घटती। लेकिन वह छोटी सी दुर्घटना इतनी भयानक हुई है कि आज सोचिए, 5 जनवरी से और आज 4 जून हो गई है, मेरे भाई के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी भी एक राइट लेग वो जमीन पर नहीं रख पा रहा है, अभी भी वो चल। अब इसे क्या कहें, और जबकि वो 40 की स्पीड से ज्यादा कम चलाता भी नहीं। खैर, एनी हाउ, हमें इंसानियत का हर हाल में पालन करना चाहिए। तो एक नजीर, एक उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है कि देखिए, मानवता अभी जिंदा है। तो ये जो पत्थरों की बात कर रही थी मैं, रागिनी मैम, वो सही बात है, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता है किसी इंसान की जिंदगी बचाना। बिल्कुल। और एक बात मैं संतोष मैम से भी पूछना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे नियम बन रहे हैं, और अक्सर मैं, क्योंकि अपने विद्यालय जाती हूँ तो मैं गाड़ी से ही अक्सर जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वाहन चालकों के लिए इतने सारे नियम, ठीक है, अच्छी बात है, होने भी चाहिए और उनका कड़ाई से पालन भी होना चाहिए, मैं ये भी मानती हूँ। क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर अक्सर गाड़ियां खड़ी होती हैं, जबकि होना ये चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों के लिए है और हमारी गाड़ी उसके ऊपर खड़ी होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। दूसरी बात मैं जो देखती हूँ कि जो स्कूटी आ गई है, लगता है कि इनके लिए लाइसेंस ही नहीं है। 10-10 साल के लड़के, 10 बच्चे स्कूटी चला रहे हैं और बिना हेलमेट के भगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो जो इतना जोश होता है, जो टीनेज होती है, वो देखते नहीं है कि जिंदगी का दूसरा पहलू भी कुछ होता है। और वो ऐसे लोग होते हैं जो खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं। एक जो मेरा सवाल है कि जो पैदल यात्री हैं, कितनी दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो पैदल यात्रियों की वजह से घट जाती है। रेड सिग्नल खत्म हो गया, ग्रीन सिग्नल हो गया, तो निश्चित तौर पर वाहन जो खड़े हैं वो भागेंगे, और पैदल यात्री इतने शान से निकलते हाथ दे देंगे। अरे भाई, ट्रैफिक सिग्नल का भी एक नियम है। तो ऐसे लोगों के प्रति, मतलब मेरे मन में हर रोज एक प्रश्न होता है कि क्या इनके प्रति कोई कानून नहीं बनना चाहिए, जो इस प्रकार से ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी जबरदस्ती रोड क्रॉस करते हैं, लंबा जाम लगवा देते हैं, एक गाड़ी उधर रुक गई, एक गाड़ी उधर रख गई, जैसे शहंशाह की सवारी निकल रही है। तो संतोष जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि ऐसे लोगों के लिए क्या
कानून बनाना बिल्कुल चाहिए। संतोष समृद्धि जी, बहुत सुंदर प्रश्न संतोष जी के लिए। संतोष जी, एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि जो चालान होते हैं, तो एक एक रूल होता है कि आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। अगर लाइसेंस रद्द हमेशा के लिए कर दिए जाते हैं, लाइसेंस की वार्निंग भी दी जाती है, और चालान के कुछ पैसे भी होते हैं। पैसे पकड़ाकर कई बार लोग बड़े-बड़े कांड करते हैं, बड़े-बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और पैसा देकर निकल जाते हैं। तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल पर जो ट्रैफिक पुलिस है, उनकी कितनी भूमिका है, इसके बारे में भी आप बताएँ। और चूँकि हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं कार्यक्रम के, तो मैं चाहूंगी संक्षेप में आप इसके बारे में बताएं। मैम, तो संतोष मैम ने पेडिस्ट्रियन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है। देखिए, आई एम सेफ्टी राइडिंग कोऑर्डिनेटर और मेरा ड्यूटी बनती है कि मैं हर किसी को कोऑर्डिनेट करूं और उसे अवेयर करूं सड़क सुरक्षा के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, रोड पे चलने वाले हर एक व्यक्ति के एक कानून है, नियम है ना? तो लेकिन हम लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी रोड पर आता है, मुख्यतः उसके साथ दुर्घटना होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कानून की, तो उसके प्रति अभी ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर वो वहां पर रोड क्रॉस कर रहा है तो वो अपनी जान को हथेली पर लेकर चले। ठीक है मैम, तो इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और हर एज ग्रुप को ये बताया जाता है कि आपको इस दौरान रोड क्रॉस करना चाहिए, इस तरीके से रोड क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि सड़क हादसे में मरने वालों में ना केवल व्हीकल जा रहे हैं, बल्कि जो पैदल यात्री है उनका भी डेटा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और कारण यही है लोगों की जल्दबाजी, रुकना नहीं है किसी को, है ना? और इसी के साथ साथ जैसे वैभवी मैम ने पूछा कि जो लोग ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं या चालान हो रहा है, तो पहली चीज ये है कि किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले का अधिकार नहीं है पैसे लेने का। और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो हमारी दिल्ली पुलिस के साथ जो हमारी ट्रेनिंग टीम होती है, उनमें बताया जाता है कि आप गूगल प्ले पे जाकर सेंटिनल ऐप डाउनलोड कीजिएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक सेल है जिसे बोलते हैं ट्रैफिक से रोड सेफ्टी सेल। उसी के माध्यम से जनरल पब्लिक को ये मैसेज देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है दिल्ली पुलिस से, तो वो उस पर जाकर एक एज अ वॉलंटियर, वो ऑफेंस अगर किसी दिल्ली पुलिस वाले ने करा है, कोई रिश्वत ले रहा है, तो आप उनके नेम प्लेट के साथ वीडियो डालकर या आप किसी भी गाड़ी का फोटो खींच के, अगर कोई जैसे जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू भी रोड क्रॉस कर रहा है गलत तरीके से, अब देखिए कोई व्हीकल अगर रोड क्रॉस कर रहा है गलत तरीके से, आप उसकी फोटो खींचेंगे, उस पर अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर कोई जनरल पब्लिक का बंदा कोई रोड क्रॉस कर रहा है, तो क्या आप उसकी कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? है ना? तो ये तो सिर्फ जनरल जो अवेयरनेस है उसी के थ्रू ये किया जा सकता है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से। इसीलिए ये प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। हम काफी सारे स्कूल्स में एक्टिविटीज करते हैं, एनसीसी प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। और जैसे कि अभी रागिनी मैम के पास एक क्वेश्चन आया था, रवि मैम ने किया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति की हेल्प करता है तो उसके लिए भी क्या कुछ है? यस, अभी हमारे साथ दिल्ली पुलिस के जो भी व्यक्ति हमारे साथ काम करते हैं, एक मुहिम चल रही है कि जो भी व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति की हेल्प करता है, उसे कुछ अमाउंट एज अ इनिशिएटिव दिया जाता है। और साथ ही साथ जैसे मैम ने पूछा था कि कोई हॉस्पिटल अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करता है, तो वो भी उसी हॉस्पिटल के नाम के साथ, उस डॉक्टर के नाम के साथ उसे अपलोड करें, उसी टाइम तुरंत एक्शन होता है। ठीक है, बाकी मैम देखिए ये थोड़ा कानूनी चीज है, तो आई एम सेफ्टी इंस्ट्रक्टर, मैं सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दे पाऊंगी। बाकी जो अमाउंट है जो एक हेल्प करने वाले पर्सन को दिया जाता है, और उसकी जानकारी भी गुप्त रखी जा सकती है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो सड़क हादसे रोड पे हो रहे हैं और उसमें जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, उनको उस टाइम पे उपचार मिल सके, है ना? तो वैभवी मैम, मैं आपको ये वाला जो पैम्पलेट्स है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको शेयर करूंगी अर्ली मॉर्निंग मंडे में, बिकॉज ये हमारे दिल्ली पुलिस का पार्ट है। ओके मैम, तो ये आपको, और मैं आधी अधूरी जानकारी नहीं देना चाहूंगी। इसके अलावा मैं आपसे सभी लोगों से ये उम्मीद करती हूँ, ये चाहना या फिर ये भी कह सकते हैं हम
कि जब भी कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे सड़क की भाषा मालूम होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में चल रहा है। पहली बात, जब भी कोई व्यक्ति टू व्हीलर, फोर व्हीलर या किसी भी तरीके से रोड पे चल रहा है तो उसके अंदर ये 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्या? जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ना केवल अपनी सुरक्षा की, सामने वाले की भी। दूसरी, गाड़ी चलाते समय हमेशा अपने पास 5 दस्तावेज या 4 दस्तावेज। संतोष मैम, वो कौन कौन से दस्तावेज होते हैं? गाड़ी की आरसी है, गाड़ी के पेपर हैं, आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब तो मैं, और गाड़ी का इंश्योरेंस है, बिल्कुल बिल्कुल पोल्यूशन बिल्कुल। टैक्स। और इसमें से मैम सबसे इम्पोर्टेंट है इंश्योरेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंश्योरेंस। और एक बार इंश्योरेंस लेने के बाद आपने देखा होगा कुछ लोग उसको डिलाई कर देते हैं, और ईश्वर हाँ ना हाँ। करे जैसे कि दुर्घटना कभी किसी के साथ बताकर तो होती नहीं है, तो वो बहुत डेंजर होता है। इसीलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है तो उससे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर ही कराना चाहिए। ठीक है मैम, संतोष मैम, एक इसी के साथ जब मैम, संतोष यस मैम मैम। यहीं से एक क्या ऐसा प्रावधान है कि हम इन डॉक्यूमेंट्स की, जो मैं अभी बात कर रही थी कि गाड़ी में क्या क्या चीजें हमारे साथ होनी चाहिए, क्या इनकी सॉफ्ट कॉपी भी कैरी कर सकते हैं या हार्ड कॉपी होनी हमारे साथ जरूरी है? क्योंकि आजकल जिस मैम प्रकार देखिए, से पहले डिजिटल ऐसा था कि अब डिजिटल चल रहा है सब कुछ। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप एक डिजिटल लॉकर डाउनलोड करके उससे अपने सॉफ्ट कॉपीज रख सकते हैं, तो वो वैलिड होगा। लेकिन अगर आप फोटो कॉपी या फिर आप फोन में दिखा रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है मैम, तो लाइसेंस तो आपके पास होना ही चाहिए। बाकी आपकी गाड़ी के जो भी कागज हैं उसे डीजी लॉकर में आप रखिएगा, एक तभी उसकी एक वैलिडिटी होती है। एक एक बात, एक दर्शक दीर्घा से एक आया है एक संदेश। संजय जी लिखते हैं कि मेरे साथ भी 2008 में एक दुर्घटना घटी थी जिनसे उनकी एंकल की हड्डी टूट गई थी, और आर्मी के ऑफिसर उस गाड़ी में सवार थे जिसकी वजह से टक्कर लगी थी, और इन्होंने एफआईआर भी किया, लेकिन इतने साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह की जब परिस्थिति आती है तब क्या करना चाहिए? लॉ क्या कहता है? ट्रैफिक आई लॉ थिंक क्या कहता है और जो भारत का लॉ है वो क्या कहता है, मैं दोनों से जानना चाहती हूँ। और मैं चाहूंगी कि जल्दी जल्दी आप अपनी बात पूरी करें क्योंकि हमारे पास समय बहुत शेष है। मैम एक बार जी, क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे? तो हाँ। सबको समान रूप से अधिकार देता है कि उनको उनके जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ संजय जी के साथ में नहीं हुआ है, ये बहुत लोगों के साथ में हुआ है कि ऐसी घटनाएं घट जाती है लेकिन पुलिस उन पे कार्रवाई नहीं करती है। और हम कितने केसेस ऐसे देखते हैं आए दिन कोर्ट्स में कि लोग वहां आना नहीं चाहते और उन्होंने कंप्लेंट कर दी और उनको 2 साल 3 साल बाद भी बुलाया जाता है। अभी 2 दिन पहले भी मेरे पास में एक आया कि उनकी उनकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, उन्होंने लिखाया बेटी 2 दिन में मिल गई, वो गुस्से में कहीं चली गई थी, लेकिन आज भी कोर्ट से सम्मन आ रहे हैं। और मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मेरी स्नैचिंग हो जाती है आईटीओ पे, मेरा पर्स छीन लिया जाता है, मैं जाके 100 नंबर पे भी कॉल करती हूँ, मैं एफआईआर भी दर्ज कराती हूँ, लेकिन 2020 16 दिसंबर से आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं कानून क्या कहता है वो अलग बात है, लेकिन कानून का कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितना लोग उसका पालन कर रहे हैं। लोग जहाँ मतलब इसीलिए मैं कहती हूँ कि पुलिस, दिल्ली पुलिस बेशक अच्छी है लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजों में कहीं ना कहीं उन चीजों को संदेह की स्थिति में वो आ जाते हैं कि उनको लोग शक भरी निगाहों से देखते हैं कि ये सही तरीके से मदद नहीं करते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं उसमें, लेकिन फिर भी मैं खुद एज अ लॉयर, मतलब मैं कितनी बार थाने गई हूँ लेकिन उस पर कोई भी आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इनको सब पता है स्नैचर कहाँ होते हैं, किस पॉइंट पे कौन स्नैचिंग करता है, हर एक चीज पता होती है। लेकिन जहाँ लोग फंसते नहीं है वहां तो उनको फंसा दिया जाता है। और जहाँ पे लोग सच में जिनको दरकार है, जिनकी एफआईआर होनी चाहिए, जिनकी कंप्लेंट्स होनी चाहिए, जिनकी सुनवाई होनी चाहिए, उनको लोग थानों से भगा देते हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। क्योंकि मतलब सिस्टम बड़ा खराब है, लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा, मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। यदि आपके साथ में कोई व्यक्ति ऐसा आता है, वो मजबूर है, वो विवश है और अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। मेरे पास में एक महिला आई, उसके पति ने उसको पहले धक्के देके घर से निकाल दिया, फिर उसका बच्चा छीन लिया। और जब वो थाने में गई तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये डंडे तू यहीं खाएगी या बाहर खाएगी। वो मेरे पास आई, मैं कहीं से आई हुई थी, मैं बस जस्ट खाने बैठी थी, बोली मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैं तुरंत भाग के गई, बोलता तुम कौन, इसकी रिश्तेदार हो? उसने कहा एडवोकेट है। तो बोला मुझे अपना वकालतनामा दिखाओ। मैंने कहा वकालतनामा कोर्ट में दिखाया जाता है, थाने में नहीं दिखाया जाता, इसका बच्चा दे। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है
कि लोगों के पास मतलब उनको पता है कि उनके क्या राइट्स है, फिर भी उनको उनके राइट्स मिल नहीं रहे हैं। तो ये संजय जी के साथ अकेला अनोखी घटना नहीं हुई है, हम सब कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं। संतोष लेकिन जी, जी रागिनी जी, जी आपकी जी आपकी संजय जी, हाँ, संवेदनाएं हम समझ संतोष रहे जी हैं। के साथ में बड़ी दुखद घटना हुई, लेकिन देखिए इंसानियत के नाते इंसानियत बची हुई है। आपके घर के, मैं आपको बस यही कहूंगी कि 3 लोग सुरक्षित हैं। एक थोड़ा सा अपने अगर शरीर पे कष्ट झेल रहे हैं तो ईश्वर का शुक्रिया कीजिए कि वो हम सबके बीच में है। बस मैं यही बात कहूंगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल रागिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और संतोष जी, आखिरी में क्या कहेंगी आप? मैम मैं यही बोलना चाहूंगी, हमें जैसे कि टॉपिक था यातायात सुरक्षा के बारे में, है ना। तो अभी जाते जाते ये टॉपिक हमारा दिल्ली पुलिस की तरफ चला गया, उनकी ड्यूटीज के ऊपर चला गया। ठीक है, तो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, आई एम सेफ्टी इंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम दिल्ली पुलिस के साथ कोलैबोरेशन में हैं, तो उनके सही या गलत का निर्णय मैं नहीं दे पाऊंगी कि क्या है क्या नहीं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम रोड सेफ्टी सेल के साथ जुड़े हुए हैं। रोड सेफ्टी सेल के साथ जितने भी व्यक्ति आपको मिलेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, बाकी थानों में क्या हो रहा है, पुलिसों में क्या हो रहा है, ये सब चीजों के लिए आपके मैं ना ही आप पॉजिटिव आपसे बोलना यदि चाहूंगी ना कोई ही नेगेटिव। संतोष जी, आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे, कोई दर्शक दीर्घा में, या हम और भी लोग आपसे जुड़ना चाहे, तो किस प्रकार जुड़ सकते हैं? आपकी संस्था से, मैम या आप जिस मेल के तरीके थ्रू से या लोग। एक्चुअल में मैम देखिए, हमारा कोलैबोरेशन है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ। 2014 से हमने दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक पार्क अडॉप्ट किया हुआ है। वहां पर मैं सेफ्टी कोऑर्डिनेटर हूँ, जिसमें हम ये लोगों कहाँ को पर है एजुकेट ये? करते हैं रोड से। ये कनॉट प्लेस में, दिल्ली के कनॉट प्लेस में, बंगला साहिब गुरुद्वारे के साथ में ट्रैफिक ट्रेनिंग बाबा खड़क सिंह मार्ग पे। आप ठीक है। चाहें तो मेरा कांटेक्ट नंबर भी ले सकते हैं। एक पब्लिक के लिए नंबर रखा हुआ है हमने बुकिंग वगैरह के लिए, 9818202331। ये ट्रैफिक पार्क का नंबर है। बाकी इसको ऑपरेट करने के लिए ऑफिस में स्टाफ है। अगर भी मैम चाहें तो मेरा पर्सनल नंबर दे सकते हैं आप। अगर कोई सेशंस वगैरह करा रहे हो विद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सड़क सुरक्षा की चल रही थी, करते करते ये चर्चा कहीं और चली गई। तो हम यहाँ चर्चा कर नहीं, रहे थे कि चर्चा किन चर्चा कहीं और कारणों की नहीं गई, वजह से क्योंकि सड़क हम सब दुर्घटना एक दूसरे से होती है। कनेक्टेड हैं। चर्चा कहीं और नहीं गई, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो भी बातचीत देखिए हो रही है वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हो रही है। तो मैं नहीं समझती कि चर्चा कहीं और गई। लेकिन बिल्कुल। संतोष जी, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, और मैं चाहूंगी कि आप अपनी पूरी जानकारी दें, उसके बाद हम इस कार्यक्रम स्थगित करेंगे। जी। बस मैम मैं यही बोलना चाहूंगी, जो भी व्यक्ति रोड पर चलता है वो ट्रैफिक नियमों को फॉलो करे, क्योंकि जितने भी ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। और हमें उम्मीद है कि जो प्रोग्राम आप कर, हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट है, लोग जागरूक हुए हैं। क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे तो कभी आपने छोटे बच्चों को हेलमेट पहने हुए नहीं देखा होगा। अभी लेकिन मार्केट में छोटे बच्चों के हेलमेट आने लगे हैं, क्योंकि सड़क हादसों में ना केवल बड़े लोग मारे जाते हैं, बल्कि एक छोटा बच्चा भी अपने जान गंवा देता है। तो जो ये प्रोग्राम्स हैं जिनके माध्यम से लोगों को एजुकेट करते हैं, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा, पॉसिबल है। क्योंकि बच्चों पे अगर किसी भी चीज को लेकर काम किया जाता है, मुझे लगता है कि अगर एक फैमिली के अंदर अगर उसके पापा ने हेलमेट नहीं लगाया और उसकी टीचर ने उसको ये बताया था कि आपको हेलमेट लगाना है और आईएसआई मार्क हेलमेट लगाना है। अब आईएसआई मार्क की भी फुल फॉर्म्स होती हैं, कॉपीज होती हैं, उनकी पहचान कैसी होती है, आईएसआई मार्क की सारी इंफॉर्मेशन हम अपने सेमिनार्स के थ्रू बच्चों को देते हैं, ताकि वो देख सके कि उनके मम्मी पापा जब हेलमेट लगा रहे हैं या उन्होंने जब स्टेप बांधा है तो कैसे बांधा है। क्योंकि अगर अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट खरीद लिया लेकिन उसको पहना अच्छे से नहीं है, तो भी वो वेस्ट ऑफ मनी है। बिकॉज ऑफ दैट हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन। ब्रेन की सेफ्टी आप एक अच्छे हेलमेट से कर सकते हैं। तो यही है कि उम्मीद जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और वो टू व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें क्वालिटी का हेलमेट पहनिए। फोर व्हीलर में जब भी आप बैठे, ना केवल सीट बेल्ट फ्रंट वाले पर्सन को लगानी चाहिए, बल्कि बैक सीट पर भी बैठे हुए इंसानों को या छोटे बच्चों को या कोई भी सेकंड पर्सन बैठा है तो उसको भी सीट बेल्ट लगानी चाहिए। क्योंकि अगर हम सेफ्टी मेजरमेंट को अपनाते हैं, हम ऐसा मौका ही क्यों दें कि हमने ये की कंप्लेंट, उसने हमारी सुनवाई नहीं की। जैसे कि रागिनी मैम ने बोला था कि चैन स्नैचिंग हो गई,
मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है जो चैन स्नैचिंग होती है वो, आप मुझे बताइए, अगर आप इस तरीके से चलते हैं, आप ये बताइए चैन हमेशा पीछे से खींची जाती है या साइड से या फ्रंट से? नहीं नहीं, चैन स्नैचिंग नहीं हुई, मेरा तो पूरा का पूरा पर्स छीन लिया और मैं उस पर्स में लटकती हुई ऑटो में बहुत दूर तक चली गई और तब तक नहीं ये छोड़ा जब आपके तक ऊपर है पर्स। मैम। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो हमने ये ऑब्जर्व किया है, ये जो केसेस आते हैं उनके थ्रू ही हम आपको ये मैसेज दे पा रहे हैं कि जो चैन स्नैचिंग होती है या पर्स छीना जाता है वो उसलिए छीना जाता है कि आप पैदल चलते समय आपका फेस किस तरफ है। नहीं, मैं तो ऑटो में थी आप और वो बाइक पे थे। हाँ देखिए, अब चलिए ये भी एक इंसिडेंस है, वो तो एकदम एक्सपर्ट है ना कि कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये एडवाइस देते हैं कि कभी भी आप रोड पे मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा ट्रैफिक की तरफ फेस करते हुए करें, या जब भी आप रोड पे चल रहे हैं तो हमेशा फेस उस तरफ रखें जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि हमेशा जो केसेस दिखते हैं बहुत से, जो ज्यादातर की अगर संख्या की बात करें तो चैन हमेशा इस तरीके से पीछे से खींचती है और आपका फेस इस तरफ है। जब ट्रैफिक पीछे से आ रहा है और आप पैदल चल रहे हैं तो ये पोजीशन आती है जिस पोजीशन में आपकी चैन खिंच जाती है। तो ट्रैफिक की तरफ अगर आपका फेस होगा तो बचने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पर हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारी मदद क्यों नहीं करता, और हम ये कोशिश करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू कि आप अपनी मदद स्वयं करिए, आप अपनी परिवार की मदद खुद करिए, क्योंकि दूसरों से अगर आप मदद लेने जाएंगे ना मैम तो बस चक्कर ही काटते रह जाएंगे, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं ना मैम तो बहुत बड़े बड़े हादसे होने से बच। बहुत खूबसूरत तो जानकारी संतोष जी। थैंक यू बहुत मैम। अंत अंत में जो आपके शब्द हैं कि अगर हम छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें तो बड़े-बड़े हादसे रुक सकते हैं। और संतोष जी आपका बहुत-बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए और इतनी थैंक महत्वपूर्ण यू। जानकारी देने के लिए। रागिनी जी, शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए पूरी टीम की ओर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। संतोष संप्रति एक जुझारू महिला है, एक सशक्त महिला है और आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी रहीं और बहुत ही ज़्यादा कन्वर्सेशन का ये कार्यक्रम था, तो बहुत ही आनंद आया। तमाम जो सुधी हमसे जुड़े हुए हैं, निधि भार्गव मानवी जो बहुत अच्छी कवयित्री हैं, मेरी सहेली हैं, वो भी जुड़ गई हमारे साथ। बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निरुपमा शर्मा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत आभार। संजय जी, आपका आभार। और संप्रीति जी दोहरी भूमिका में है इसलिए विशेष आभार आपका, क्योंकि आप बहुत सुंदर-सुंदर संदेश भी भेज रही हैं। सुदर्शन शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, पुष्पलता तनेजा जी लगातार जुड़ी हुई हैं। सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार परिचर्चा के नए पायदान को लेकर आज हम 72वां एपिसोड लेकर उपस्थित हुए थे। अगली बार पूरे 1.5 साल बीत गए हमें इस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेते हुए और हमने बहुत सारे विषयों पर बात की। आगे भी बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे और आज की जो परिचर्चा है वो खास इसलिए भी है क्योंकि आज की परिचर्चा में हमने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत चीजें हमने अपनी जिंदगी की साझा की। तो हृदय से पटल पर उपस्थित सभी अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की जो जानकारियां हमने अपने माध्यम से देने की कोशिश की है, अपने चैनल के माध्यम से या अपने कार्यक्रम के माध्यम से, तमाम सुधी उससे लाभ उठाएंगे और आने वाले लोग जो इस कार्यक्रम को देखेंगे उन्हें भी लाभ होगा। हृदय से पटल के उस पार उपस्थित सभी सुधीजनों का और आमंत्रित अतिथियों का आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सभी को, थैंक नमस्कार।